कई घंटे लग जाएंगे मुझे समझाने में कि ये केस क्यों आया था। ये फंडामेंटल राइट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेम्बल का नेचर, प्रेम्बल की प्रकृति के बारे में आइडिया लग गया होगा। अब हम प्रेम्बल के कंटेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रेम्बल के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसके कंटेंट में जाकर उसको फिर एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रेम्बल, प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना के तत्व। हम इसको 4 हेडिंग में बांटेंगे। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत, यानी कि जो राजनीतिक शक्ति है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो किसमें निहित है, किसमें वेस्टेड है। शक्ति का स्रोत, सोर्स कौन है पावर का। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, भारत की जनता। इसे हम लोग एक एक करके डिटेल में उठाएंगे, तब बात करेंगे भारत की जनता। दूसरे नंबर पे एलिमेंट्स की बात अभी मैं ऊपर से कर रहा हूं, फिर इनके अंदर डिटेल में जाकर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। भारत की राज्य व्यवस्था कैसी है, इसमें वो 5 शब्द आएंगे: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अलग अलग बात करेंगे सबके ऊपर। उसके बाद में उद्देश्य, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत के संविधान के उद्देश्य क्या हैं, किस ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट के लिए, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा संविधान बनाया गया था, उनके उद्देश्य। यानी कि यहाँ पर आप ड्रीम्स भी लिख सकते हो। जिन जिन लोगों ने संविधान बनाया था उसमें ज़्यादातर लोग, आप जानते ही हो, संविधान सभा में जितने लोग थे उनमें मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स थे, उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो उनके सपनों का भारत, उन्होंने जो ड्रीम किया था, क्या वैसा भारत है, उस पर बात करेंगे हम लोग। और चौथे नंबर पे लागू होने की तिथि, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन लागू हुआ, लागू होने की तिथि। आप जानते ही हो ये लागू होने की तिथि खुद प्रेम्बल में लिखी हुई है, 26 नवंबर 1949। इसे हम लोग लॉ डे के नाम से भी मनाते हैं और इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी मनाते हैं। तो हमें अपने प्रेम्बल का जो कंटेंट है उसे 4 भागों में पढ़ना होगा और इसी में टाइम लगेगा पूरा पढ़ने में, क्योंकि मैं अब आपको पूरे संविधान की सैर कराऊंगा। यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे, उससे जो आर्टिकल्स से रिलेट करेंगे, हम उन आर्टिकल्स का भी जिक्र करेंगे। इसलिए इन एक एक पॉइंट को जाकर डिटेल में, इन डेप्थ स्टडी अब हमें इनकी करनी होगी। इसके बाद में फिर इनका लिंक, इनका कनेक्शन बनाना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के और प्रावधानों से, या संविधान के बाहर, पॉलिटी के बाहर दूसरे सब्जेक्ट के साथ में। फिर 2 टॉपिक और बचेंगे, वो ये होंगे कि क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, और दूसरा होगा क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो 2 टॉपिक और रहेंगे, फिर हम उन 2 टॉपिक पर बात करेंगे। तो मैं अब एलिमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस एलिमेंट्स ऑफ प्रेम्बल में सबसे पहला वाला स्टार्ट करने जा रहा हूं कि शक्ति का स्रोत। इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर की शक्ति का स्रोत किसके पास में है और कौन है शक्ति का स्रोत। देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूं तो सिंपल सी बात है, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग भारत के संविधान की शक्ति का स्रोत है, यह भारत की राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। लेकिन केवल इतना समझ लेने से फिर बात हो जाएगी रटने वाली। अब इसी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एक्चुअली इसका क्या मतलब होता है और कौन कौन सी चीज़ें इससे एसोसिएटेड हम लोगों को समझनी चाहिए। देखिए, हम बात करते हैं, एक शब्द होता है स्टेट, आराम से उसको सुनते जाइएगा। स्टेट, स्टेट में कैपिटल एस आया, इसको राज्य कहा जाता है।
जब कभी भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में आप कंट्री शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आप इंडिया के लिए देश वर्ड का यूज़ करेंगे कि इंडिया एक कंट्री है, और कंट्री हमेशा बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की या पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटी में जब कभी भी इंडिया की बात होगी तो इंडिया को हम देश नहीं बोलेंगे, हम इंडिया को राज्य बोलेंगे, और राज्य में भी कैपिटल एस वाला स्टेट यूज़ करेंगे, क्योंकि जो स्मॉल एस वाला स्टेट होता है ये निर्माणक इकाई हो जाता है। निर्माणक इकाई का मतलब ये किसी भी राज्य को बनाने के लिए एक छोटी सी यूनिट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूपी, बिहार, ये सब स्मॉल एस वाला स्टेट है। इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना भी जाता है, तो वहाँ पर मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं भी आपको सिर्फ स्टेट के बारे में बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो स्टेट राज्य है, इस स्टेट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेट। स्टेट का मतलब होता है किसी भी समाज का राजनीतिक ढांचा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी समाज का राजनीतिक ढांचा यानी कि सोसाइटी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं राज्य। अब जैसे इंडिया स्टेट है। अब हमें ये बताना होगा कि पहचानेंगे कैसे कि कोई कंट्री यानी कोई देश या राष्ट्र राज्य है या नहीं है। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि किन किन से मिलकर ये स्टेट बनता है, यानी कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस स्टेट के। तो सबसे पहले आप सोचिए कि कुछ भी ना रहा हो तो भी भूभाग रहा होगा। भूभाग का मतलब ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ज्योग्राफिकल टेरिटरी, अगर कुछ भी नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, इतना पीछे चले जाइए तो जमीन तो होगी, भूभाग होगा। इस भूभाग पे थोड़े समय के बाद में लोग आकर बसे होंगे, यानी जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन होगी, लोग आकर बसे होंगे। अब ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के समूह को हम सोसाइटी बोलेंगे। बहुत ज़्यादा टेक्निकल शब्द पे नहीं जा रहा मैं सोसाइटी, मैं कॉमन पैरेलांस में एक आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि जो जनसंख्या होगी उस जनसंख्या का समूह समाज कहलाएगा। और आप जानते ही होंगे कि सोसाइटी दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है डाइवर्स सोसाइटी, एक हो सकती है नॉन डाइवर्स, यानी कि विविधता, वैविध्य, और यहाँ पर होगा गैर वैविध्य, यानी कि जहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं होगी। तो पॉपुलेशन से सोसाइटी दो तरह की हो सकती है, डाइवर्स और नॉन डाइवर्स, यानी कि वैविध्य समाज और गैर वैविध्य समाज। जो वैविध्य समाज होगा उसमें आप जानते हैं डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब ये डाइवर्सिटी कई तरह की हो सकती है, जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी, कई सारी संस्कृति के लोग रहते होंगे। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कई सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते होंगे। रीजनल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय वैविध्य बोलते हैं इसको। उसके बाद में रेशियल डाइवर्सिटी, नस्लीय वैविध्य कहा जाता है। उसके बाद में रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक वैविध्य कहा जाता है। तो ये इतनी तरह की विविधता हो सकती है। आप देख ही रहे हैं इंडिया का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी है। भारत में कई सारे कल्चर के लोग, कई त्यौहार अलग अलग होते हैं, कई भाषा बोलने वाले लोग हैं। रीजनल क्षेत्रीय वैविध्य बहुत ज़्यादा है। नस्ली तो भारत में बहुत ज़्यादा नहीं है, नस्ली अमेरिका में, और आप अभी एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे
कि अमेरिका में किस तरीके से ब्लैक और वाइट के बीच में टकराव चल रहा है, और धार्मिक वैविध्य भी भारत में बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया वैविध्य समाज। नॉन डाइवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि नॉन डाइवर्स सोसाइटी में वैविध्य नहीं होता, वैविध्य होता है मगर बहुत ज़्यादा वैविध्य नहीं होता, थोड़ा बहुत वैविध्य यहाँ पर हो सकता है। अब सपोज करिए कि समाज डाइवर्स हो या नॉन डाइवर्स हो, और अगर डाइवर्स बहुत ज़्यादा है या कम डाइवर्स है तो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हित टकराव हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर हित टकराव हो सकते हैं। तो ये जो टकराव होगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट का सीधा असर क्या होगा, व्हाट इज़ द डायरेक्ट इम्पैक्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिमोट इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। सबसे ज़्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो रिपरकशन होगा, जो आउटकम होगा, वो ये होगा कि लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़ जाना, लॉ एंड ऑर्डर का खराब हो जाना। तो इस लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए अगर मान लीजिए कि सोसाइटी में कोई एंटी सोशल एलिमेंट रहता है, वो अपराध करता है या वैसे कई लोग अपराध करते हैं, तो उन सबको रोकने के लिए, अपराध करने के बाद में सज़ा देने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास में तीसरे नंबर पे सरकार का कॉन्सेप्ट होगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आप जानते ही हैं, सरकार बोलते हैं इसको। यानी कि जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट का सबसे मेन काम क्या होगा, सबसे मेन काम हो गया टू एश्योर लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। समाज में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करे, ये सरकार का मेन फंक्शन होगा। और सरकार का कॉन्सेप्ट जब आया था, बहुत पहले जब सरकार का कॉन्सेप्ट आया था, तो सरकार का कॉन्सेप्ट बेसिकली इसीलिए आया था कि जो लॉ एंड ऑर्डर को, जो समाज में एंटी सोशल एलिमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं, उनको सही किया जा सके, उनको पनिश किया जा सके, जिससे कि आगे लोग लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने में रुके। मगर जब कभी भी सोसाइटी डाइवर्स बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हितों का टकराव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिससे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो सकता है। तो ये हो गया गवर्नमेंट। अब ये जो सरकार है, इस सरकार को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, इस सरकार की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? तो सरकार की डेफिनेशन होगी कुछ लोगों का समूह जो निश्चित भूभाग पर और निश्चित जनसंख्या पर शासन करती है। यानी कि गवर्नमेंट का क्या मीनिंग होगा, इसे जरूर लिख लीजिएगा। कुछ लोगों का समूह जो एक निश्चित का मतलब सर्टेन, डेफिनेट, एक निश्चित भूभाग पर और निश्चित जनसंख्या पर, दैट मीन्स निश्चित, सर्टेन और डेफिनेट, निश्चित जनसंख्या पर राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करती है। राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करती है। मेरी राइटिंग खराब है, प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करिएगा थोड़ा। हम सरकार का मीनिंग बता रहे हैं, कुछ लोगों का समूह जो एक निश्चित भूभाग पर और निश्चित जनसंख्या पर, डेफिनिट पॉपुलेशन पर राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करती है, इसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट, सरकार। अब ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग प्रेम्बल से थोड़ा हट के इसको समझना चाहते हैं, तो उसको समझने के लिए ये पूरा समझने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग ने बात की स्टेट, राज्य, समाज का राजनीतिक ढांचा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। अब ये राज्य बनता कैसे है, इसके तत्व क्या होंगे, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? तो सबसे पहले आप कल्पना कीजिए
कि कुछ भी नहीं रहा होगा मगर भूभाग होगा, उस भूभाग पर कुछ लोग आकर बसे होंगे, जो लोग आकर बसे होंगे उनसे सोसाइटी का निर्माण हुआ होगा। ये सोसाइटी डाइवर्स भी हो सकती है, नॉन डाइवर्स भी हो सकती है। नॉन डाइवर्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल डाइवर्सिटी नहीं होगी, बिल्कुल होमोजीनियस सोसाइटी नहीं हो सकती है, थोड़ी बहुत हेट्रोजीनियस सोसाइटी होगी। डाइवर्स सोसाइटी में वैविध्य बहुत ज़्यादा होगा, नॉन डाइवर्स में वैविध्य बहुत कम होगा। और यहाँ पे जो वैविध्य होगा वो कई तरह का वैविध्य होगा, और नॉन डाइवर्स में भी थोड़ा बहुत वैविध्य हो सकता है, मगर इतना वैविध्य नहीं होगा जितना कि डाइवर्स में होता है। अब इसके बाद में जब सोसाइटी में डाइवर्सिटी होगी तो सोसाइटी में लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी हित टकराव होगा, और हित टकराव का सीधा प्रभाव पड़ेगा, सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा उस सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर पे, और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े इसके लिए जो कॉन्सेप्ट आया है वो आया है गवर्नमेंट का, सरकार का। सरकार को हमने कैसे समझा, कैसे डिफाइन किया? कुछ लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ सम इंडिविजुअल्स, जो एक निश्चित भूभाग पर और एक निश्चित जनसंख्या पर राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करती है या करते हैं, यानी कि इसको हम बोलेंगे सरकार। ये 3 एलिमेंट हो गए हमारे, ये पहला एलिमेंट था, ये दूसरा एलिमेंट था, और ये तीसरा एलिमेंट था। अब जो चौथा एलिमेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ यही सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और इसी को समझाने के लिए मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया। तो मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। जो लास्ट एलिमेंट है हमारा ये है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है, ट्रांसलेट कर दे तो संप्रभुता। ये किसी भी, अब जब कभी भी पॉलिटिक्स पढ़ रहे होंगे या पॉलिटी की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो होगा वो होगा संप्रभुता, सोवरेनिटी। अब इसी शब्द को डिटेल में बात करेंगे, फिर इसी शब्द का फ्रेमवर्क के साथ में और कई सारे प्रोविजन के साथ में हम संबंध स्थापित करेंगे। संप्रभुता, सबसे पहले इसके रूट वर्ड को जानते हैं, ये शब्द कैसे बना होगा। तो सबसे पहले एक वर्ड बना सुप्रीफस। सुप्रीफस, इस सुप्रीफस से एक वर्ड बना सोवरेन। ये फ्रेंच वर्ड है और ये लैटिन वर्ड था। इस सोवरेन से इंग्लिश वर्ड बना सोवरेनिटी। इस सोवरेन से इंग्लिश वर्ड बना सोवरेनिटी। इन तीनों का अगर मैं मीनिंग बोलूं तो सेम होगा, और इनका मतलब होता है सुप्रीम पावर या सुप्रीमेसी, सर्वोच्चता या सर्वोच्च। ये इस सोवरेनिटी का शब्द है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्चता। और ये जो चौथा एलिमेंट है, ये सर्वोच्चता किसके लिए है? ये सर्वोच्चता रिप्रेजेंट कर रही है सरकार के लिए, यानी जो गवर्नमेंट होगी, ये गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? ये गवर्नमेंट संप्रभु होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट सोवरेन होनी चाहिए। अब ये तो हो गया सुप्रीफस, सोवरेन और सोवरेनिटी। इसका हमें एक शब्द मिल गया, सर्वोच्चता। अब आइए इसकी थ्योरी पर बात करते हैं। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी या व्हाट इज द मीनिंग इम्प्लीकेशन ऑफ सोवरेनिटी? संप्रभुता का मतलब होता है कि अगर कोई भी सरकार अपने आंतरिक इंटरनल और बाहरी मामलों में, बाह्य एक्सटर्नल मामलों में, अगर सरकार अपने आंतरिक और अपने बाहरी मामलों में सर्वोच्च शक्ति रखती है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, किसी भी निर्णय को लेने के लिए अगर वो सर्वोच्च शक्ति रखती है तो कहा जाएगा वो सरकार संप्रभु है, यानी कि उस सरकार में सोवरेनिटी है, उस सरकार में सोवरेनिटी वेस्ट करती है। यानी कि कोई भी सरकार आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में अगर डिसीजन लेने की क्षमता रखती है बिना किसी फॉरेन प्रेशर के,
बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, तो हम कहेंगे वो सरकार संप्रभु है, उस सरकार के पास संप्रभुता है। इस तरीके से संप्रभुता दो तरीके की हमारे सामने निकल कर आई। एक निकल कर आ गई इंटरनल सोवरेनिटी, एक निकल कर आ गई एक्सटर्नल सोवरेनिटी। आंतरिक मामलों में अगर सरकार कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है तो वो कहलाएगी इंटरनली सोवरेन है, इंटरनल सोवरेनिटी। अगर कोई भी सरकार बाहरी मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र है, तो कहा जाएगा कि वो सरकार एक्सटर्नली भी सोवरेन है, वो सरकार बाहरी रूप से भी संप्रभु है। इसका मैं आपको इम्प्लीकेशन बताता हूँ, एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा। 1929 और 1930 में जिस समय स्वराज की बात चल रही थी, उस समय जो अंग्रेज थे वो डोमिनियन स्वराज देना चाहते थे भारत को। वो चाहते थे कि जो भारत था वो आंतरिक रूप से संप्रभु हो जाए। भारत उस समय, जिस समय ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया में थी, उस समय जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि भारत आंतरिक रूप से तो संप्रभु हो जाए मगर बाहरी रूप से संप्रभु ना होने पाए। मगर जवाहरलाल नेहरू, आप जानते होंगे लाहौर सेशन वगैरह में जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कहा था कि हमें डोमिनियन स्वराज नहीं चाहिए, हमको फुल कंप्लीट स्वराज चाहिए। अब आप इसी से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। अंग्रेजों का कहना था कि हम आपको आंतरिक रूप से संप्रभु कर देंगे, आप इंटरनल मैटर्स में सोवरेन हो जाएंगे, संप्रभु हो जाएंगे। मगर जब कभी भी बाहरी मामलों की बात आएगी कि भारत के संबंध दूसरे देशों के किस प्रकार के होंगे, तो उसमें हमारी अथॉरिटी काम करेगी, हमारा प्राधिकार काम करेगा, आपका प्राधिकार काम नहीं करेगा। मगर जवाहरलाल नेहरू वगैरह की जिद थी कि हमें अब डोमिनियन स्वराज नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए। हम पूरी तरीके से संप्रभु होना चाहते हैं, आंतरिक मामलों में भी और बाहरी मामलों में भी। यानी कि इतना तो आप समझ गए होंगे कि अगर संप्रभुता नहीं है तो वो देश गुलाम हो जाएगा। जब कभी भी चाइना से भारत का टकराव होता है तो वहाँ का जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है चाइना का, वहाँ पे तो प्रेस के ऊपर भी वहाँ की सरकार का नियंत्रण है। तो चाइना हमेशा एक वर्ड यूज़ करता है कि मैं अपनी संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं करूँगा। यानी चाइना का ये इस्तेमाल करना कि मैं अपनी संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसका सीधा मतलब है कि चाइना अपनी संप्रभुता को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा अटैक करने के मूड में है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं शब्द बोलूं पूरी पॉलिटी को समझने के लिए या पॉलिटिक्स को समझने के लिए, तो शायद मेरे हिसाब से सोवरेनिटी वर्ड होगा। क्योंकि अगर इसकी कमी है, इसकी कमी किसी भी एक अच्छे खासे राज्य को गुलाम बना देगी, किस अच्छे खासे राज्य को डोमिनियन और एक तरीके से बिना किसी शक्ति का यानी शक्ति विहीन कर देगी। संप्रभुता इतना इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अब हम लोग ने दो तरीके की संप्रभुता देख ली, आंतरिक और बाहरी। संप्रभुता का कॉन्सेप्ट देखा कहाँ से आया है। अब हम यहाँ पर एक थ्योरी लिखने जा रहे हैं, उसका नाम है थ्योरी ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। साथ साथ आप लोग भी लिख लीजिएगा, थ्योरी ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। हिंदी में बोलते हैं प्रचलित संप्रभुता का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, प्रचलित संप्रभुता का सिद्धांत। ये थ्योरी कहती है कि राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता होगी, या राजनीतिक शक्ति जनता में निहित होगी। द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इज पीपल। ऊपर पहले का मीनिंग होगा द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इज पीपल, और दूसरे का मतलब होगा द पॉलिटिकल पावर वेस्ट इन द पब्लिक।
या द पॉलिटिकल पावर वेस्ट्स, निहित का मतलब होगा वेस्ट इन द पीपल, लोगों में, यानी कि अल्टीमेटली अगर मैं अब बात करूं तो संप्रभु कौन होगा, तो आंसर होगा संप्रभु जनता होगी, संप्रभु जनता होगी। अब ये जो पॉपुलर सोवरेनिटी का प्रिंसिपल है, प्रचलित संप्रभुता का सिद्धांत है, ये प्रचलित संप्रभुता का सिद्धांत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वास्तव में अगर शक्ति किसी के पास में होगी तो वो किसके पास में होगी, तो वो होगी भारत की जनता के पास में। अब इसी पॉइंट को मैं प्रीएम्बल से कनेक्ट करने जा रहा हूँ, बहुत अलर्ट होकर इस चीज़ को सुनिएगा। देखिए, जो हमारा प्रीएम्बल है उसकी स्टार्टिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, उसके बाद पूरा छोड़ दीजिए, फिर लिखा हुआ है ऑन दिस डे 26 नवंबर 1949 वी डू hereby adopt, adopt का मतलब होगा अंगीकृत, कॉमा इनैक्ट अधिनियमित, और गिव टू ourselves आत्मार्पित, यानी कि करते हैं। ये मैंने प्रेम्बल की ऊपर की लाइन ली, वाक्यांश लिया, और ये लास्ट का ले लिया, बीच का अभी छोड़ दिया है। आपको मैं केवल ये समझाना चाह रहा हूं कि राजनीतिक शक्ति का स्रोत कैसे पता चल रहा है कि भारत की जनता होगी। फिर से सुनिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, अंगीकृत करते हैं, इनैक्ट करते हैं, अधिनियमित करते हैं, और स्वयं को अर्पित करते हैं, यानी आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, संविधान बनाया भले ही संविधान सभा ने हो, मगर इनडायरेक्टली ये कहा जाएगा कि ये संविधान भारत की जनता ने बनाया है। यानी कि इस पूरे वाक्यांश से वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। इस पूरे वाक्यांश से क्या क्या चीज़ें स्पष्ट हो गई। सबसे पहली बात स्पष्ट हो गई कि भारत में प्रचलित संप्रभुता का सिद्धांत काम कर सकता है या कर रहा है। प्रचलित संप्रभुता का सिद्धांत काम कर रहा है। नंबर 2, इसी प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत के बेसिस पर लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया। इसी प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत के बेसिस पर रिपब्लिक, गणतंत्र का कॉन्सेप्ट आया। इसी प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत के बेसिस पर आप कह सकते हो संविधानवाद का कॉन्सेप्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। ये सब की थ्योरीज हमारे रेगुलर क्लासेस में डिस्कस होंगी, किसे कहते हैं संविधानवाद। और इसी प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आया, विधि का शासन। यानी कि अगर किसी देश में लोकतंत्र है, एक अच्छा लोकतंत्र है, हेल्दी डेमोक्रेसी है, या किसी देश में रिपब्लिकन कैरेक्टर है गवर्नमेंट का, गणतंत्रात्मक शासन है गवर्नमेंट का, तो ये कहा जाएगा कि लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक जो शासन है तो किस सिद्धांत के कारण काम कर रहा है, प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत के कारण काम कर रहा है। और इस पूरे से ये कंफर्म हो गया कि भारत में जो राजनीतिक शक्ति है
उसका स्रोत कौन होगी? उसका स्रोत होगी पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग उसका स्रोत होंगे। यानी कि हमें और कहीं पर ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे भारत के संविधान में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन होगा। ये हमें सीधे सीधे कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ये हमें इस वाक्यांश से पता चल गया कि भारत के संविधान में, यानी भारत में जो राजनीतिक शक्ति का स्रोत होगी वो भारत की जनता होगी। और ये किस बेसिस पर है? ये है प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत के बेसिस पर, और प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत के बेसिस पर ही रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है, गणतंत्र का कॉन्सेप्ट है और संविधानवाद का कॉन्सेप्ट है। इसी प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत के आधार पर ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, और अगर मैं डिटेल में जाकर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये पूरी लाइन हमने किस कंट्री से ली है? तो ये पूरी लाइन हम लोगों ने ली है यूएसए से। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब मैं यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर हम लोगों ने इस पूरे वाक्यांश को अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है तो क्या उसी सेंस में इंडिया में भी है या दोनों का सेंस अलग अलग है? यानी कि दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग है कि वो एक है? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और इंडिया में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपको देखने पर लग रहा होगा कि दोनों का जो सेंस है वो दोनों का सेंस सिमिलर है और सेम है, मगर मैं आपको बता दूं दोनों के सेंस में अंतर है। आइए समझते हैं दोनों के सेंस में क्या अंतर हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, इसका कहीं पर भी नहीं लिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साफ साफ लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यानी यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो उस समय 13 कॉलोनी थी जिन पर ब्रिटिश सत्ता अपना हक जमा रही थी, हक जता रही थी। 13 कॉलोनीज थी। ये 13 कॉलोनी बाद में स्वतंत्र हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी। इस 13 कॉलोनी में कॉन्फेडरेशन ट्रीटी हुई थी, परिसंघात्मक ट्रीटी हुई थी। मैं डिटेल में बताऊंगा परिसंघात्मक का क्या मतलब होता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। एक शक्तियों के विभाजन को लेकर एक ट्रीटी हुई थी 13 कॉलोनीज के बीच में, और इन 13 कॉलोनीज में जब आपस में संधि हुई थी तो संधि का परिणाम ये निकला था कि यूनियन का एक स्ट्रक्चर बाहर निकल कर आया, यानी कि जिसे हम लोग अमेरिका के संबंध में फेडरेशन कहते हैं, संघ कहा जाता है। और ये केंद्रीय ढांचा होता है, ये सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है। जैसे इंडियन यूनियन भारत का केंद्रीय ढांचा, इसी तरीके से 13 कॉलोनी जब आपस में मिली तो उनसे एक यूनियन निकल कर आया। और ये 13 कॉलोनी जब आपस में इन 13 कॉलोनीज में जब आपस में साइन किया था तो इसको कह दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कैसे स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स। जब 17 सितंबर 1787 को अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में, तो उस समय इसका जो रेफरेंस था वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये रेफरेंस ये कहना चाह रहा था कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं, यानी कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब कि हम पूरे अमेरिका के नहीं हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं। अगर इसी जगह पे भारत की बात की जाए तो भारत में भी लिखा जा सकता था वी द पीपल ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। ये लिखा जा सकता था कि हम भारतीय संघ के राज्य के लोग,
लेकिन हम लोगों ने जानबूझ के इस तरीके से भारत में नहीं लिखा, हम लोगों ने भारत में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। इसका सीधा मतलब निकल कर आता है कि भारत में जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है, वो संप्रभुता भारत में इंडिया में है। इंडिया का मतलब इंडिया के हर एक व्यक्ति में है, भारत के हर एक व्यक्ति में है। मगर जो अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब निकल रहा है कि उन 13 कॉलोनी में रहने वाले लोगों में संप्रभुता है। यानी कि अमेरिका में संप्रभुता बांट दी गई है, डिवाइड कर दी गई है। किसके किसके बीच में? सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, और दोनों अपने दायरे में रहकर फंक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में देयर इज नो डिवीजन ऑफ सॉवरेनिटी। भारत में संप्रभुता का विभाजन नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा। भारत में शक्तियों का विभाजन हुआ है। वो लॉ बनाने से संबंध में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का विभाजन, लेजिस्लेटिव पावर्स का विभाजन, वित्तीय शक्तियों का विभाजन। भारत में संप्रभुता का विभाजन नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में संप्रभुता का विभाजन भी हुआ है और शक्तियों का विभाजन तो अमेरिका में हुआ ही है, मगर साथ में संप्रभुता का विभाजन भी हुआ है। और भारत में इंडिया का मतलब ही निकल कर आ रहा है कि भारत में जो संप्रभुता है वो भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति में है, ना कि भारतीय राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति में। मगर अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में साफ साफ लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि अमेरिका में राज्यों को ज़्यादा फोकस, राज्यों पर ज़्यादा एम्फेसिस डाला गया है और इंडिया में यूनियन पर ज़्यादा एम्फेसिस डाला गया है। इसी से समझ में आता है हम लोगों को कि भारत का जो केंद्र है, भारत का जो सेंटर है वो कैसा है। वो स्ट्रॉन्ग सेंटर है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत केंद्र है भारत का। और भारत का केंद्र इतना ताकतवर है कि वो किसी स्टेट के अस्तित्व को ही समाप्त कर सकता है, स्टेट को मिलाकर नया राज्य बना सकता है। ये आप आर्टिकल 2, 3 और 4 में पढ़ेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में जिक्र किया गया है। तो मैं अभी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमने इस वाक्यांश को अमेरिका से लिया तो जिस सेंस में अमेरिका में यूज़ किया जाता है ये वाक्यांश, क्या उसी सेंस में इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। और जब स्टार्टिंग में अमेरिका बना था, ध्यान से सुनिएगा, जब स्टार्टिंग में अमेरिका बना था तो ये परिसंघ था। परिसंघ का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन, और कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है कि स्टेट आपस में साइन करके स्टेट मिले, डिवीज़न हुआ और स्टेट से एक परिसंघ निकल कर आया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो परिसंघ था, इस परिसंघ में स्टेट के पास में इतनी पावर थी कि वो अपने आप को परिसंघ से कभी भी अलग कर सकते थे। ये इस प्रॉब्लम थी परिसंघ में। यानी कि अमेरिका में गृह युद्ध लड़ना पड़ा था, सिविल वॉर लड़नी पड़ी थी इस बात को बताने के लिए कि अमेरिका कॉन्फेडरेशन नहीं है, अमेरिका फेडरेशन है, अमेरिका संघ है। इस बात के लिए अमेरिकियों को गृह युद्ध लड़ना पड़ा था। तब जाके अमेरिका का जो ढांचा था वो ढांचा निकल कर आया इनडिस्ट्रक्टिबल। इसलिए अमेरिका के बारे में एक वाक्यांश यूज किया जाता है, उसका नाम मैं लिख देता हूं, अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इंग्लिश में बोलेंगे इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। यानी कि बाद में जब गृह युद्ध लड़ना पड़ा, इस बात को बताने के लिए कि जो अमेरिका का संघ है, यानी जो अमेरिका का केंद्र है, वो भी अविनाशी है और अमेरिका के जो राज्य हैं वो भी अविनाशी हैं। इस बात को बताने के लिए अमेरिका में गृह युद्ध लड़ना पड़ा। मगर भारत में ये रिस्क पता थी, और वैसे भी जो अमेरिका बना है, अमेरिका इंटीग्रेटेड फेडरेशन है, यानी कि एक होकर बना है, और भारत डिसइंटीग्रेटेड फेडरेशन है। भारत पहले से बड़ा देश था, उसको तोड़ दिया गया था प्रशासनिक कुशलता के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में। इसका मतलब निकल कर आ गया कि दोनों में, और इंडिया के बारे में तो कहा ही जाता है, इंडिया के बारे में कहा जाता है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब सीधा निकल कर आ रहा है कि किसी भी स्टेट के पास में इतनी पावर नहीं है
कि वो भारत के संघ से अपने आप को अलग कर सकें, यानी कि इंडिया के लिए भी यूज़ किया जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी संघ, ध्यान से देखिएगा, ये इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है, ये अमेरिका के लिए। अमेरिका में क्या कहा गया? अविनाशी राज्यों का, क्योंकि राज्य तो वहाँ पे ताकतवर हैं ही, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी है, वो हम लोग जब रेगुलर क्लासेस में करेंगे तो पूरा एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यहाँ पर बोला जाएगा विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यानी कि भारत में जो राज्य की स्थिति है वो कमज़ोर है, वो संघ के मुकाबले कमज़ोर है, इसीलिए कहा जाता है कि राज्य विनाशी हैं। लेकिन अमेरिका में राज्य भी अविनाशी हैं और वहाँ का जो सेंटर है, यूनियन है, वो भी अविनाशी है। भारत का सेंटर भी अविनाशी है मगर भारत के राज्य विनाशी हैं। इस बात का जिक्र आर्टिकल 1 से हम लोगों को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा कि दोनों वाक्यांश जब एक जैसे लगते हैं और दोनों में अंतर क्या है। तो अब मैं यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ दोनों में किस चीज़ का अंतर है, देख लीजिएगा। हम लोग अब सीधे सीधे अब इतना डिस्कशन करने के बाद में सीधे कंक्लूजन पर निकल कर आते हैं कि अमेरिका में वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसका मतलब है अमेरिका में संप्रभुता का विभाजन है। संप्रभुता का विभाजन ये अमेरिका में है। इंग्लिश में कहेंगे डिवीजन ऑफ सोवरेनिटी। संप्रभुता का विभाजन है किसके बीच में? स्टेट यानी यूनियन या फेडरेशन, संघ और राज्य। राज्य का मतलब वहाँ पर प्रांत या प्रोविंस, यानी कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के लोग, बार बार मैं बल यूनाइटेड पर दे रहा हूँ, यहाँ पर वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग। और भारत के केस में क्या किया गया है? भारत के केस में नो डिवीजन ऑफ सोवरेनिटी। भारत के केस में संप्रभुता का विभाजन नहीं किया गया है। भारत के केस में शक्तियों का विभाजन तो दोनों में होगा क्योंकि दोनों ही संघात्मक प्रणाली है, मगर सोवरेनिटी का डिवीजन भारत में नहीं है। हम सारे लोग इनडिस्ट्रक्टिबल, क्या लिखेंगे हम लोग अपने आप को? इनडिस्ट्रक्टिबल सोवरेन यूनिट है। ये बहुत अच्छा फ्रेज है समझाने के लिए विद द पीपल ऑफ इंडिया को कि हम भारत के लोग, हम एक एक भारतीय जब कलेक्टिव होगा, जब इकट्ठा होगा तो क्या होगा? तो इनडिस्ट्रक्टिबल, अविभाज्य संप्रभु इकाई के रूप में हम लोग हैं। लिख देते हैं यहाँ पर अभिवाज्य संप्रभु इकाई। इसका मतलब कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ऐसे एक एक हर व्यक्ति में संप्रभुता है और वो संप्रभुता जो हर व्यक्ति में है वो कैसी है? इनडिस्ट्रक्टिबल है। और सोवरेन यूनिट का मतलब संप्रभु इकाई के तौर पे है, मगर अमेरिका में संप्रभुता का विभाजन कर दिया गया, इसलिए वहाँ पे ये कहा जाता है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये दो वाक्यांश में अंतर था, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो इसका जो निचोड़ निकल कर आया वो यही आया कि यहाँ डिवीजन ऑफ सोवरेनिटी है, इंडिया में डिवीजन ऑफ सोवरेनिटी नहीं है। हम एक इनडिस्ट्रक्टिबल यानी अविभाज्य संप्रभु इकाई के रूप में हम लोग सारे लोग हैं। हमारे यहाँ सिंगल पॉलिटी है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसी से ये पता चल रहा है कि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के मध्य संप्रभुता नहीं बांटी गई है बल्कि शक्तियाँ बांटी गई हैं, डिवीजन ऑफ पावर हुआ है। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिस्ट्रक्टिबल सोवरेन यूनिट। अब हमने अभी स्टार्टिंग डिस्कस किया, सिर्फ इतना सा डिस्कस करने की कोशिश करी वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है। अब कुछ लोग भारत में 1949 में, आप जानते होंगे, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी। तो कई लोगों ने भारत पे ये आरोप लगाया कि अगर भारत ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की सदस्यता ली है और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में जितने भी देश हैं, मेंबर हैं, वो सारे लोग ब्रिटेन की महारानी को अपनी महारानी मानते हैं। अगर कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट
कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मेंबर है तो वो ब्रिटेन की महारानी को अपनी महारानी मानता है। तो 1949 में भारत भी इसका मेंबर बना। तो कई आलोचकों ने, यानी जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने बोला कि इंडिया ने अपनी संप्रभुता को लूज कर दिया है। इंडिया लूजेस हर सोवरेनिटी बिकॉज इंडिया इज नाउ अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। भारत अब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य बन गया है। तो इसको लेकर जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कहा था कि हमने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की सदस्यता जरूर ली है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे भारत की चाहे आंतरिक चाहे बाह्य संप्रभुता लूज हुई हो, डाइल्यूट हुई हो, डिसॉल्व हुई हो। हमारी संप्रभुता केवल सदस्य होने से डिसॉल्व नहीं होगी। और आप जानते ही हैं इस समय विश्व में बहुत सारे ऐसे यूनियन वगैरह बने हुए, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, कई सारे नेशंस का ब्रिक्स हो गया। तो अगर हम किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो जाते हैं तो दैट डज नॉट मीन कि हमारी सोवरेनिटी लूज कर गई है। यानी कि बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डज नॉट गिव इम्पैक्ट ऑन द, वो किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं डालेगी सोवरेनिटी पर, उसका सोवरेनिटी पर कोई भी प्रभाव। देयर इज नथिंग टू डू विद सोवरेनिटी वाइल एक्सेप्टिंग द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेते हैं तो उससे हमारी संप्रभुता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारा 1949 में छोटी सी बात आपको बतानी थी। अब हम लोगों ने वी द पीपल ऑफ इंडिया इस वाक्यांश को भी डिस्कस किया। यानी अगर हम एलिमेंट की बात करें तो हमने पूरे प्रेम्बल को समझने के लिए प्रेम्बल को 4 पार्ट में बांटा था। तो सबसे पहला पार्ट था भारत में शक्ति का स्रोत कौन है। तो अभी हमने बताया भारत में शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। और ये सिद्धांत, ये जो भारत में शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, ये किस प्रिंसिपल पर है? ये है पॉपुलर सोवरेनिटी के प्रिंसिपल पर, प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी उसको। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है तत्व का, वो है नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये टाइम टेकिंग है, इसमें बहुत समय लगेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति, इंडियन पॉलिटी का नेचर कैसा है, इसमें 5 शब्द लिखे हुए हैं और 2 42वें संशोधन से जोड़े गए थे 1976 में। 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इस पर भी बाद में बात करेंगे। सबसे विवादित संशोधन माना जाता है 38th, 39th, 40, 41, 42। ये सारे संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी आंतरिक आधारों पर, उस टाइम पर हुए थे। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो 2 शब्द 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति, यानी कि जो प्रेम्बल ने बताने की कोशिश करी है कि इंडियन पॉलिटी का नेचर कैसा होगा। देखिए, इस पर सबसे पहला शब्द आता है सोवरेन। आप सोवरेनिटी का इंपॉर्टेंस ऐसे समझ लीजिए कि जब भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो स्टार्टिंग किस वर्ड से करी गई है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरेन से की गई है। मैंने अभी आपको पीछे इस सोवरेनिटी के बारे में पूरा समझाया। मैंने कहा कि कोई स्टेट होता है, उस स्टेट में 4 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले भूभाग होता है, फिर जनसंख्या होती है, फिर सरकार होती है। वो सरकार कैसी होनी चाहिए? सोवरेन होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए। फिर मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी कि भारत में संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत में संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ये किस प्रिंसिपल के आधार पर है? ये है प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत, यानी कि पॉपुलर सोवरेनिटी के प्रिंसिपल पर है। भारत में भारत की जनता, यानी कि राजनीतिक शक्ति का स्रोत कहाँ पर है? भारत की जनता में निहित है। तो सोवरेनिटी 2 तरीके की डिस्कस की, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि कोई भी सरकार आंतरिक मामलों में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी ताकत उसके डिसीजन को प्रभावित या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। और एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी सरकार बाहरी मामलों में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी फॉरेन पावर उसको इन्फ्लुएंस या उसको प्रभावित, उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। तो सोवरेन पर हम लोग ने भी डिस्कशन किया। उसके बाद फिर मैंने बताया कि 1949 में अगर हमने, या 1949 में 1949 में हमने अगर
कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबरशिप ले ली, तो क्या इससे सॉवरेनिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर है इससे सॉवरेनिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉवरेन हम वैसे भी रहेंगे, बस मेंबरशिप लेने से सॉवरेनिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। उसके बाद में एक संप्रभु राज्य किस प्रकार क्या क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि ये दूसरे देश की टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, यानी कि एक्वायर टेरिटरी। ये दूसरे देश की टेरिटरी को, दूसरे देश के क्षेत्र को अर्जित कर सकता है। अगर दूसरे देश के क्षेत्र को अर्जित कर सकता है तो अपने क्षेत्र को, अपने देश के क्षेत्र को सिसीड भी कर सकता है। सिसीड का मतलब है सौंप देना, यानी कि एक सोवरेन कंट्री, सोवरेन देश या सोवरेन राज्य क्या क्या कर सकता है? टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा 1960 में बेरूबाड़ी वाला कुछ केस हुआ था, उसके बाद में फिर आगे चल के संविधान में 100वां संशोधन किया गया था। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो जमीन यानी कि टेरिटरी की जो अदला बदली करी गई थी, तो टेरिटरी एक्वायर भी कर सकता है और दूसरे देश के फेवर में टेरिटरी को सिसीड भी कर सकता है, टेरिटरी को सौंप भी सकता है। ये संप्रभु राज्य की कुछ विशेषताएं होती हैं जो जिसका वो इस्तेमाल भरपूर करता है। तो अब सोवरेन हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, इसके बारे में अब ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ने इसके रूट को भी समझा था कि किस तरीके से सोवरेन शब्द आया। अब जो सेकेंड वर्ड है, ये तो पहला शब्द था सोवरेन, सेकेंड है सोशलिस्ट। इसे हम लोगों को काफ़ी डिटेल में समझना होगा और पूरी फिलॉसफी समझनी होगी। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। समाजवादी, ये सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट से 1976 में जोड़ा गया था। 3 शब्द ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट से, एक समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष सेकुलर और तीसरे नंबर पे इंटीग्रिटी, अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस सोशलिस्ट के बारे में। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 42nd अमेंडमेंट से ना जोड़ा गया होता तो क्या तब भी हमारा जो भारत है वो समाजवादी था? यानी कि क्यों 42nd अमेंडमेंट से ये एक्सप्रेसली ऐड करा गया, इंसर्ट किया गया? क्या ये इम्प्लिसिटली, क्या ये समाजवादी सिद्धांत भारत के संविधान में इम्प्लिसिट थे? तो आंसर होगा इम्प्लिसिट थे, यस। अगर इसे एक्सप्रेसली इंसर्ट नहीं भी किया जाता तो भी हम यही बोलते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट पैटर्न का है, यानी सोशलिस्ट है। वो केवल ऐड करने का, जो इंसर्ट करने की बात थी, वो सिर्फ इतनी सी थी कि जो चीज़ इम्प्लिसिट है, जो चीज़ इनहेरेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अब एक्सप्लिसिट हो जाए, वो अब दिखने लग जाए, बस इसलिए इस संशोधन को किया गया था। आइए समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, सोशलिस्ट के बारे में। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आइडियोलॉजी। इसको बहुत रिलैक्स होकर सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे समझिएगा। आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद की विचारधारा। क्या है सोशलिज्म? देखिए, सोशलिज्म को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इवन बड़े बड़े जो